ना कोई विशेषता होती है। इसी तरह से भारतीय संविधान की भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि ये मार्कर है, इस मार्कर की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये यहाँ से वाइट है, ऊपर से ब्लैक है, इसके ऊपर कैप लगता है, हट जाता है, इंक डलती है, तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। उसी प्रकार भारतीय संविधान की भी जो है बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो इसमें करते हैं हम नंबर 1। नंबर 1 है आपका सबसे बड़ा व लिखित संविधान। देखिए, भारतीय संविधान जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसे? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस प्रकार है? कमेंट करके बता सकते हैं बच्चे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कैसे है? अनेकांश 60 देशों का, जी हाँ, लगभग 60 देशों का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान को तैयार किया गया है। आईसी गोयल 395 आर्टिकल्स हैं, जी हाँ। देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि लिखित संविधान किसी भी देश का इतना बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत इस भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो आज भी विश्व के किसी भी संविधान में नहीं हैं। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ चुकी है। ये लगभग आपका जो है ABC करके इसमें जो जोड़ दिए गए हैं अनुच्छेद, ये आपके लगभग 450-52 के आसपास जा चुके हैं। भाग जो है 25 के आसपास हो चुके हैं आपके, ये भी AB करके जोड़ रखे हैं, ABC करके इसमें। और अनुसूचियां जो है वर्तमान में 8 + 4 यानी कि 12 अनुसूचियां हो चुकी है। तो ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है। निशांत शर्मा नमस्ते जी। बादल कुमार गुड मॉर्निंग। धीरेन्द्र जैन 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है। तो विश्व के किसी भी संविधान में इतने भाग, इतनी अनुसूचियां और इतने अनुच्छेद नहीं हैं। तो इस प्रकार जो है ये भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। नंबर 2, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत या आंतरिक एवं बाहरी स्रोत। भारतीय संविधान जो बनाया गया है वो आंतरिक और बाहरी यानी कि दोनों जगह से इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया गया है। जैसे कि आंतरिक में आता है, आंतरिक से तात्पर्य है जो चीज़ें भारत से ही ली गई है। अब आपने सुना होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935,
इसको जो है आंतरिक माना जाता है, क्योंकि इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था और उन्होंने भारतीयों के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कुछ नियम कानून बनाए थे। तो भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसे आंतरिक माना जाता है। लगभग यहाँ से 250 के आसपास अनुच्छेद भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान को आंतरिक भी माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाया था, बल्कि अंग्रेजों ने ही, लेकिन भारतीयों के लिए बनाया गया था। उस टाइम पे भारत में जो है अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो इसलिए जो है इसको आंतरिक माना जाता है। इसके बाद बाह्य स्रोत, बाह्य यानी कि बाहर, बाहर से कौन कौन से देशों से लिए गए हैं, जैसे कि आप अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, रूस, ठीक है, ब्रिटेन आदि देशों से जो है इसमें बाहर से भी लिया गया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान जो है आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों को ऐड किया गया है। ये भी इसकी एक विशेषता है। हाँ जी बादल कुमार, बहुत हैं। शुभम धीमान, नमस्ते जी। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो है आंतरिक और बाहरी यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के स्रोत हैं। नंबर 3, नंबर 3 में आएगा आपका लचीला एवं कठोर। लचीला एवं कठोर संविधान। भारतीय संविधान लचीला एवं कठोर है। किस प्रकार से लचीला है और कैसे कठोर है, कोई बच्चा बता सकता है? कमेंट करके जल्दी से बताएं कि भारतीय संविधान लचीला किस प्रकार से है और कठोर किस प्रकार है। आईसी गोयल, कई आर्टिकल ऐसे हैं जिनको चेंज किया जा सकता है। सारिका रानी, लचीला इसलिए है कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। और कठोर कैसे है? राजीव कुमार, राम राम जी। लॉक स्टॉक फॉर यू, गुड मॉर्निंग भैया। बताएं जल्दी से कमेंट करके, भारतीय संविधान लचीला और कठोर किस प्रकार है। प्रीतिपाल, एक अच्छा संतुलन स्थापित है। बहुत कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको आधे से अधिक राज्यों की सहमति, जी हाँ आयुष गोयल, आधे से अधिक राज्यों की सहमति की जरूरत होती है। कैसे? देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन कौन करता है, चेंज कौन करता है? भारतीय संविधान में संशोधन करता है आपका संसद, यानी कि संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। और किसी भी आर्टिकल में या किसी भी अनुच्छेद में कोई भी संशोधन करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत से बिल पास करना होता है। यानी कि 2/3 बहुमत से बिल पास करके भारतीय संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें जो है 2/3 बहुमत से बिल पास करके संशोधन किया जा सकता है। हाँ जी राजीव कुमार, संसद यानी कि 2/3 बहुमत से भारतीय संविधान में 2/3 बहुमत से भारतीय संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये तो आपका लचीला हुआ, यानी कि आसान तरीका हुआ।
संसद 2/3 बहुमत करके जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, कुछ भाग ऐसा है भारतीय संविधान का जिसमें संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी है। 2/3 बहुमत के साथ साथ जो आपका कठोर लचीला एवं जो कठोर कहा जाता है, यानी कि जो कठोर संशोधन है वो आपका जो है 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि जीएसटी वगैरह लेके आए थे उसके लिए भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति ली गई थी। तो आधे से अधिक मान के चलो कि आज के टाइम में 28 राज्य हैं, तो 28 यानी कि 14 यानी कि 15 राज्यों की सहमति होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत से संसद में बिल पास होगा, उसके बाद वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद राज्यों के पास जाएगा। और अगर उसमें 15 राज्यों की विधानसभाओं ने उस बिल को पास कर दिया तो ही जाके वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद संविधान में संशोधन हो जाएगा। ओके, ठीक है यहाँ तक। यानी कि भारतीय संविधान में 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों के साथ सहमति के साथ जो संशोधन होगा उसे कठोर संशोधन कहते हैं, और जो 2/3 बहुमत से संसद के द्वारा संशोधन कर दिया जाता है उसे लचीला संशोधन या आसान संशोधन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलता है जी आपका नंबर 4। नंबर 4 में क्या विशेषता है? भारतीय संविधान में नंबर 4 की जो विशेषता है, नंबर 4 में है आपका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य है? एकल नागरिकता का क्या मतलब है? जल्दी से अपने कमेंट करके बताएं, एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य है? यूनिटी लॉक स्ट्रोक फॉर यू। सारिका, एक सेंट्रल और स्टेट में ओनली वन सिटीजन राइट। देखिए भारत में जो है एकल नागरिकता का मतलब है इकहरी नागरिकता या एक ही नागरिकता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ एक ही नागरिकता दी जाएगी। यानी कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिकता दी गई है। एक नागरिकता दी गई है, लेकिन इसका एक अपवाद था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 से पहले क्या था कि वहाँ पे जो है धारा 370 लगी हुई थी, और उसके तहत धारा 370 के तहत वहाँ पे क्या था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनको जो है जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी होती थी और भारत की नागरिकता भी थी, यानी कि उनके पास दोहरी नागरिकता थी। लेकिन वर्तमान में 370 समाप्त कर दी गई है, तो अब वहाँ भी जो है ऐसी ही कंडीशन है, यानी कि वहाँ के लोगों को भी इकहरी ही नागरिकता प्राप्त है। बादल कुमार, ठीक है भैया। पूरे देश में एक ही नागरिकता है आज के टाइम में। श्लोक ठाकुर जी, ठीक आंसर है।
वर्तमान में जो है एक ही नागरिकता है, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी इकहरी ही नागरिकता है, वहाँ से कोई अलग से प्रावधान नहीं है अब। ओके। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, वहाँ पे राज्यों को, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, राज्यों की अलग, राज्य की और प्लस देश की अलग है, यानी कि दोहरी नागरिकता प्राप्त है वहाँ के लोगों को। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में कहाँ से लिया गया है? जल्दी से कमेंट करके बच्चे बताएं, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में कहाँ से लिया गया है, या किस देश से लिया गया है? ये प्रावधान जो एक हैरी नागरिकता है या एकल नागरिकता है, भारत में कहाँ से लिया गया है? अनिकांत, केंद्र से? किस देश से लिया गया है? आयुषी गोयल, भाग 2 में वर्णित है, नागरिकता का जो वर्णन है वो भाग 2 में है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? अंबुज कौशिक, इंग्लैंड से। राइट आंसर देखो, इंग्लैंड से इकहरी नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। भारतीय संविधान में इंग्लैंड से इकहरी नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ठीक है। तो ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत में जो है इकहरी नागरिकता है। नंबर 5 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया, यानी कि भारत के लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इंग्लैंड से निशांत शर्मा, राइट आंसर है। कपिल पांचाल, ब्रिटेन। आयुषी गोयल, ब्रिटेन। सारिका, फंडामेंटल राइट। जी, फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में किस अनुच्छेद से, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है और कौन से भाग में है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं अपना। बादल कुमार, इंग्लैंड। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है और किस अनुच्छेद में है और कौन से भाग में है और कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है? लॉ स्ट्रोक फॉर यू, भाग 4। बादल कुमार, भाग 3। आयुषी गोयल, अनुच्छेद 12 से 35। अनिकांत, भाग 3। अंबुज, भाग 3। आयुषी, भाग 3। लॉ स्टॉक फॉर यू, पार्ट 4। भाग 4 से नहीं है, भाग 3 से हैं। भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो हैं यूएसए से लिए गए हैं और आपके भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में हमें यूएसए से वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? अनिकांत, 6 मौलिक अधिकार हैं। निशांत शर्मा, अमेरिका। राजीव कुमार, 6। राइट आंसर है राजीव कुमार। 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीयों को प्राप्त हैं। भारत में जो हैं वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये आपके जो है मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? लॉक स्ट्रोक फॉर यू, 6। राजीव कुमार, 7 थे। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब एक जो मौलिक अधिकार हटा दिया गया 7वां, ये कब हटाया गया और कौन सा था? ये 7वां जो था एक आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार था। ये कब हटाया गया था और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था और अब कहाँ पे है? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार
संपत्ति का अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार में था, जो मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान था, उनके मौलिक अधिकारों में था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ये आपका 7वां मौलिक अधिकार था। वर्तमान में इसको वहाँ से निकालकर कहाँ ऐड कर दिया गया है और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? राजीव कुमार, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? अनिकांत, 1978 में। अब इसको कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में चला गया? 300A में। ठीक है, भाग कौन सा है? सारिका रानी, 44वां संविधान संशोधन 1978। बादल कुमार, 44वां 1978। लॉक स्टॉक फॉर यू 1978। 300A यानी कि अनुच्छेद 300A में चला गया है वर्तमान में। और भाग कौन सा है? सारिका रानी, 12 राइट आंसर है। देखिए अब ये भाग 12 में सम्मिलित कर दिया गया है इसको। भाग 3 से उठाकर भाग 12 में सम्मिलित कर दिया गया है और अनुच्छेद जो है आपका 300A में ऐड कर दिया गया है इसको। ठीक है, तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है। तो ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों को रखा गया है। भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 है और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो अब वर्तमान में कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और आपका अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया है और भाग 12 में। ठीक है, यहां तक पार्ट 12 श्लोक ठाकुर अंबुज, भाग 12 राइट आंसर है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर उतार, ये हो गया 5-6 नंबर। 6ठे नंबर पे भारतीय संविधान की विशेषता आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कौन से भाग में किया गया है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? भाग 4 में लॉक स्टॉक फॉर यू, श्लोक ठाकुर, शिवम सिंह। भाग 4 डीपीएसपी सारिका रानी, राजीव कुमार। 4 हनी रोक आयरलैंड से लिए गए हैं। जी हाँ, आयरलैंड से लिए गए हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। सारिका रानी 36 से 51। बादल कुमार भाग 4 में हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। राइट आंसर है लॉक स्टॉक फॉर यू 36 से 51। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। ओके, और इनके अनुसार केंद्र जो है, केंद्र व राज्य कानून बनाते हैं, यानी कि कुछ छूट दी गई है, लोगों को सुविधा दी गई है। ये जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन है। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करते हैं और उन्हें लागू करना है। और दूसरी बात, अच्छा आप एक आंसर और बताएं मुझे कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं? क्या इनको लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाया जा सकता है? अगर सरकार हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रोवाइड नहीं करवाती या उनको लागू नहीं कर पाती, तो क्या हम जो है इस चीज़ को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं? श्लोक ठाकुर नहीं, हनी रोक नहीं, राजीव कुमार हाँ जी, अंबुज नहीं, लॉक स्टॉक नो सर, शिवम नो, सारिका रानी नो,
मोहम्मद सिराज नहीं, बादल कुमार नहीं। हाँ देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं हैं, यानी कि न्यायालय में उन्हें लेकर हम नहीं जा सकते, यानी कि वाद योग्य नहीं हैं। अगर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती तो हम इनको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। और मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकारों के संबंध में जा सकते हैं? अगर हमारे मौलिक अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं तो क्या हम जो हैं कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं? सारिका रानी यस, जी हाँ, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार अगर हमें नहीं मिलते तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के, या अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है किसी भी प्रकार से तो भी हम जो हैं सरकार पर या किसी भी व्यक्ति पर या किसी कंपनी, व्यक्ति या सरकार या संस्था पर वाद दायर कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। बादल कुमार बिल्कुल ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट अम्बुज अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में कौन से अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं अम्बुज? सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों को लेकर अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? मोहम्मद सिराज 226 अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आयुषी गोयल 226, अम्बुज 226 हाई कोर्ट में, जी हाँ ठीक है। ओके, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है और आपके अनुच्छेद आपका 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि इनको जो है ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन वर्तमान में सरकार ने लगभग सभी आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आपके 36 से लेके 51 तक सभी को लागू कर रखा है किसी ना किसी रूप में। लेकिन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा है जो वर्तमान में भी लागू नहीं किया गया। कौन सा है और किस अनुच्छेद के तहत है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। वह कौन सा प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो अभी तक भी सरकार उसे लागू नहीं कर पाई या राज्य सरकार लागू नहीं कर पाई है? गांधीवादी, श्लोक ठाकुर गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, ये तो कर रखा है, लागू है। गांधीवादी नीतियां तो जो है सरकार ने शुरू में ही 1951-52 में ही जब सरकार बनी थी तभी से लागू करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नहीं, अरुणाचल प्रदेश से क्या संबंध है? श्लोक ठाकुर, अच्छा सर, पता नहीं है, ठीक है चलो मैं बता देता हूं। देखिए अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है आपका अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता। यानी कि कानून अभी तक जो है कुछ ऐसे प्रावधान हैं समान नागरिक संहिता में हिंदू मुस्लिम को लेकर, धर्मों को लेकर, जो अभी तक भी लागू नहीं किए गए हैं। जबकि अनुच्छेद 44 के तहत कहा गया है कि सिविल नागरिक संहिता या समान नागरिक संहिता
लागू किया जाएगा। ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार पे छोड़ रखा है, श्लोक ठाकुर संहिता, जी हाँ, ठीक है। तो ये जो है आपका राज्य सरकार पे छोड़ दिया गया था कि जो है राज्य सरकार जब चाहे इसको जो है लागू कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो बच्चे लॉ कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, उन लोगों ने तो पढ़ा भी होगा लॉ में आपका जो है हिंदू लॉ और मोमडन लॉ यानी कि मुस्लिम लॉ। ये दोनों बुकें अलग अलग दो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग से पढ़ाए जाते हैं। इसमें हिंदुओं के लिए है, यानी कि हिंदुओं के लिए शादी किस प्रकार से की जाएगी, उनके तलाक में किस प्रकार से होगा, या संपत्ति का प्रावधान किस प्रकार से होगा, वो हिंदू लॉ में प्रावधान किया गया है। मुस्लिमों के लिए इसमें किया गया है आपका तलाक का प्रावधान, संपत्ति का या गोद लेना आदि के जो प्रावधान किए गए हैं, सारी करानी सेकंड स्ट्रीम, हाँ ठीक है। तो ये आपका जो है समान नागरिक संहिता आज तक भी भारत में लागू नहीं हुई है, लेकिन जिसके लिए सरकार लगभग लगातार प्रयास कर रही है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इसको जो है लागू कर दे, लेकिन वर्तमान में ये जो आपका अनुच्छेद 44 लागू नहीं है, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन 44वां अनुच्छेद समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं हो पाया है। ओके, यहां तक सबकी समझ में आ रहा है? आगे कराऊं? स्टेट कौन से हैं सर? स्टेट कौन से हैं? स्टेट जैसे कि यूपी हुआ आपका, एमपी हुआ, 28 राज्य जो हैं। प्रीतिपाल जी सर। बादल कुमार, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप? मैं समझा नहीं आपकी बात। कोई से भी राज्य में समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं है। धीरेन्द्र जैन, यस सर। आयुषी गोयल, यस। अंकित, यस। ठीक है, आगे कराऊं? बादल कुमार, अभी भी किसी राज्य में, कोई से भी राज्य में आपके जो है समान नागरिक संहिता लागू नहीं की गई है, जो अनुच्छेद 44 के तहत आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित की गई हैं। और ये राज्य सरकार पर या केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है कि वे कब इसको लागू करेंगे। लेकिन लगभग 70 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, आज तक भी जो है समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। हिंदुओं के लिए अलग से लॉ है, मुंडनों के लिए अलग से लॉ है। कुछ प्रावधान जैसे कि शादी करना, तलाक देना, संपत्ति का हस्तांतरण करना, ठीक है, और संपत्ति का बंटवारा, बच्चे को गोद लेना आदि ये प्रावधान दोनों धर्मों में अलग अलग प्रकार से कराए जाते हैं, ठीक है। लॉक स्टॉक फॉर यूपी, ठीक है। राजीव कुमार, शादी, तलाक, संपत्ति, बच्चा गोद लेना जैसे, हाँ जी ठीक है, ओके। चलो नंबर 7 पे आता है आपका मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान के कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कौन से भाग 4A, इस सारी का रानी पार्ट 7 कहाँ से आ गया? श्लोक ठाकुर, 4 में तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4A में आयुषी गोयल राइट आंसर है, राजीव कुमार राइट आंसर। 51A, अनुच्छेद 51A है। शिवम सिंह 4A, अनिकांत 51A,
अनुराग पार्ट 4A, हनीरोक 4A, श्लोक ठाकुर 4 और 51A, 4A और 51A में है। आयुषी गोयल 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को या मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि ये मूल कर्तव्य जो हैं मूल संविधान का भाग नहीं थे। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का भाग नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। इनको बाद में जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं जिनका पालन भारतीयों को करना है? श्लोक ठाकुर 10 मौलिक कर्तव्य, सारिका रानी 11। वर्तमान में 11 है, लेकिन जब ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए तो उस टाइम पे 10 जोड़े गए थे। श्लोक ठाकुर आपका भी राइट आंसर है, यानी कि पहले 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जब 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया तो उस वक्त 10 थे, लेकिन एक बाद में जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? वहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं अपना। अनुराग सिंगल 86वां संविधान संशोधन 2002 राइट आंसर है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या है? 11वें मौलिक कर्तव्य में है क्या? बहुत बार क्वेश्चन आता है यहां से। जल्दी से कमेंट करके राजीव 2002। राजीव कुमार 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 लोग स्टॉक फॉर यू राइट आंसर है। 11वां 86वां संविधान संशोधन जोड़ा है क्या इसमें? अनुराग सिंगल 6 से 14 वर्ष की एज के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के आधार पर है, उनकी शिक्षा का प्रावधान कौन करेंगे? देखिए आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सरकार पे है, यानी कि सरकार को लागू करने हैं, सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो हैं, इन मौलिक कर्तव्यों का पालन हमें करना है, भारतीय नागरिकों को करना है। तो ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान करना है, स्कूल में भेजने का जो कार्य जिम्मेवारी है, वो उनके माता पिता की या उनके जो अभिभावक या संरक्षक हैं उनकी है। राइट। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? आयुषी गोयल पेरेंट्स करेंगे। जी हाँ, शिक्षा का प्रावधान बादल कुमार, ठीक है, स्टेट के अंदर। ओके, किस देश से लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य? ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स। जी हाँ, अनुराग सिंगल रूस से लिए गए हैं, रसिया से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है, और ये आपके रूस से लिए गए हैं। क्या ये वाद योग्य हैं? क्या इनको लेके जो है कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जा सकता है या मुकदमा दायर कर सकता है अगर हम उनका पालन नहीं कर रहे हैं तो? अनुराग सिंगल नहीं। जी हाँ, ये वाद योग्य नहीं है। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है इनका पालन ना करें, क्योंकि इनको लेकर कोई ना कोई अनुच्छेद जो है या धारा बनाई गई है जिसे लेकर जो है कानून बनाए गए हैं और सजा का प्रावधान भी किया गया है। मूल कर्तव्यों में नहीं है, लेकिन भारतीय जो आपकी आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसमें इनके लिए प्रावधान किया गया है। जैसे कि जीवों की हत्या के लिए भी बनाया गया। आपने देखा होगा सलमान खान पे हिरण को मारने के उसमें मुकदमा चला हुआ है, ठीक है। नदियों वगैरह में आप जो है कूड़ा कचरा डालते हैं तो उसको लेकर भी कानून बनाए गए हैं। यहाँ पे आपके देखिए मोर
मौलिक कर्तव्यों में उनको लेकर कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो है आप जो है कानून इनको लेकर सरकार ने बना रखे हैं ताकि लोग इनका पालन करें। नेशनल फ्लैग, जी हाँ, ओके। मौलिक कर्तव्य यहां तक के कंप्लीट हो गया, आगे कराऊं? नो सर, क्या लॉग स्ट्रोक फॉर यू, क्या रह गया, क्या समझ में नहीं आया? यहां तक अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो बताओ मुझे। अनुराग सिंघल, यस सर, ठीक है, आगे कराता हूं। धर्मेंद्र जैन, यस सर, ओके। अनिकांत, ओके सर, ठीक है जी। नंबर 8, नंबर 8 में जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आता है आपका सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यक्ति वयस्क हो चुका है, वयस्क का मतलब है जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, उसको मताधिकार करने का अधिकार, यानी कि मत देने का अधिकार है, यानी कि चुनाव में वोट देने का अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति से हो, गोरा हो या काला हो, महिला हो या पुरुष हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और वह भारतीय नागरिक है, उसको मत देने का अधिकार है, चुनाव में अपना वोट देने का अधिकार है। (326), ठीक है बादल कुमार, ओके। तो आपका जो है सार्वभौमिक मताधिकार जो है ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। लेकिन इससे पहले अभी मूल वर्तमान में ये कंडीशन है कि 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? और 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई, ये भी बता सकते हैं आप? जल्दी से बताएं कमेंट करके आंसर। 22 साल थी पहले, अनिकांत जी नहीं, 21 साल अनुराग सिंघल, हनीरोक 22, आयुषी 21, सारिका 21। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 18 की गई? रूपेश पाल 21 वर्ष थी पहले, ओके, 21 वर्ष थी पहले मतदान की आयु, लेकिन ये बाद में कम कर दी गई। 21 वर्ष मतदान की आयु थी पहले, लेकिन ये 18 वर्ष कब की गई और कौन संविधान संशोधन के द्वारा की गई? जल्दी से बताएं। 61 संविधान संशोधन, आयुषी गोयल। 61वां संविधान संशोधन 1988, 89 आता है, 1988-89 आता है। वैसे ज्यादातर जो है 1988 ही आता है आपका एग्जाम में, ओके। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था आपका ये। इसके द्वारा 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और इस वक्त कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव कुमार। 1888 है भैया, 1888-89, 61वां संविधान संशोधन। बादल कुमार 18 क्या है? अच्छा 18 वर्ष, 61 मिनट 1988, सारी करानी, ठीक है। आयुषी गोयल, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम, ठीक है। देखिए उस वक्त जो है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि इस काल में जो है किस प्रधानमंत्री ने 21 से 18 वर्ष आयु की थी मतदान की? तो राजीव गांधी के काल में जो है 21 से 18 वर्ष आयु की गई थी, ओके। तो वयस्क मताधिकार प्राप्त है, यानी कि सभी भारतीयों को वयस्क मताधिकार प्राप्त है, सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है, ओके। यानी कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे मतदान देने का अधिकार है। 8 नंबर 9, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। नहीं होगी ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए, भारत में जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। प्रीतिपाल 18, रूपेश पाल, राजीव गांधी जी पहले 21 थी, अब 61वें संविधान संशोधन 1988-89 के द्वारा ये आपकी जो है 18 वर्ष कर दी गई है। ओके, राइट आंसर है ये, ठीक है। भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, ठीक है। जो भारतीय संविधान की जो स्वतंत्रता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? यूएसए से, अमेरिका से, यूएसए से भारतीय संविधान की जो न्यायपालिका है उसमें स्वतंत्रता का जो प्रावधान रखा गया है वो यूएसए से लिया गया है। ओके, तो भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है और एकल न्यायपालिका है, यानी कि इकहरी न्यायपालिका। इकहरी न्यायपालिका है। किस प्रकार से है इकहरी न्यायपालिका भारत में? भारत में इकहरी न्यायपालिका यानी किस प्रकार से है? आयुष गोयल, यूएसए, वेरी गुड। फ्री एंड फायर जस्टिस, ओके। सारिका रानी, भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है किस प्रकार, और इकहरी न्यायपालिका है। भारत में इकहरी न्यायपालिका किस प्रकार से है? इकहरी न्यायपालिका का प्रावधान है वो किस प्रकार से है? श्लोक ठाकुर, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपसे। भारत में जो है इकहरी इकहरी न्यायपालिका किस प्रकार से है? देखो, आपने देखा होगा, कोई भी झगड़ा हो जाए, कोई भी मुकदमा हो दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है, तो वे कहाँ पे जाते हैं? मान के चलो ए व बी के बीच कोई झगड़ा हो गया तो वे आपके जो है जिला न्यायालय में जाएंगे, या जिस जिले में होंगे, ठीक है, जिला न्यायालय में गए। और मान के चलो कि यहां से आपका ए हार गया, जिला न्यायालय में ए हार गया, तो कहां पे अपील करेगा वो? तो ए जाएगा जिला न्यायालय के बाद में हाई कोर्ट, यानी कि स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उनके, वहां पे अपील करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर वो हाई कोर्ट में भी हार जाता है उसके बाद कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो एक ही व्यक्ति यानी कि जिला न्यायालय में भी जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है, आपका हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी। तो इस प्रकार से यानी कि इकहरी न्यायपालिका का प्रावधान है भारत में। ओके, इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि आपका मान के चलो कि ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना मुकदमा हारा, वो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पूरी की पूरी एक ही कड़ी है न्यायपालिका की, भारत में एक ही कड़ी है। इसलिए इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारत में इकहरी न्यायपालिका है। ओके, आ गया समझ में सबके? निशांत शर्मा 21 कहाँ पे पड़ा है? 21 में क्या है? 21 काफ़ी लेट चल रहा है निशांत शर्मा। 21 साल एज जा चुकी है पीछे, सार्वभौमिक मताधिकार में थी वो। अब हम जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। ओके, आगे चलूं?
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड भर चुका है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नंबर 9 हो चुका है। नंबर 10, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। नंबर 10, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और ये संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था किस देश से ली गई है? इक्कीस के डिसीजन को ही बार बार क्यों दोहराना? क्या दिक्कत है क्या कुछ अनिकांत? निशांत लाइव हो जा भाई पीछे। अनुराग सिंगल, कोई दिक्कत है? निशांत शर्मा बताओ। संसदीय शासन प्रणाली को, जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, उसका प्रावधान किस देश? हनी रोक, ब्रिटेन से। जी हाँ, सारिका रानी ब्रिटेन, अनुराग सिंघल ब्रिटेन, बादल कुमार ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन से जो है ये प्रावधान लिया गया है कि भारत में संसदीय प्रणाली होगी। संसदीय प्रणाली का मतलब है कि भारत में संसद है। ओके, यानी कि भारत में एक संसद होगी। अब संसद जो है किस किस से मिलकर बनती है, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। बादल कुमार, शायद धर्मेंद्र जैन ने पूछा था। तो कौन कौन आते हैं संसद के अंतर्गत? जल्दी से कमेंट करके बताएं। संसद का जो निर्माण होता है वो किस किस से मिलके होता है? लोकसभा और राज्यसभा। निकांत, यही बताया था, लोकसभा और राज्यसभा। अनुराग सिंघल, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राइट। धर्मेंद्र जैन, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति को भूल गए? धर्मेंद्र जैन, देखिए संसद का जो निर्माण होता है, संसद जो बनती है वो आपकी राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर संसद का गठन होता है। ठीक है, तो भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसका कार्य क्या है? संसद का कार्य है कोई भी कानून बनाना, उन कानूनों को लागू कराना, ठीक है, देश के विकास के लिए कार्य कराना। तो ये सब जो है आपका संसद का कार्य है, विधि बनाना। ओके, ये इंग्लैंड से लिया गया है इसका प्रावधान, तीनों से बनती है। जी हाँ बादल कुमार, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। तीनों संसद के मेंबर माने जाते हैं। ओके, ठीक है जी। इसके बाद कितना हुआ आपका? 10। नंबर 11, 11वीं क्या विशेषता है भारतीय संविधान की? 11वीं विशेषता है जी आपकी त्रिस्तरीय शासन। ओके, त्रिस्तरीय शासन। भारतीय संविधान की 11वीं विशेषता त्रिस्तरीय शासन है, यानी कि भारत में 3 प्रकार का, 3 स्तरों पर शासन किया जाता है। ये भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन कौन सी है जल्दी से कमेंट करके बताएं। प्रतिपाल, राष्ट्रपति। धर्मेंद्र जैन, ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। जी हाँ,
ली गई या इंग्लैंड से। देखिए ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही है, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है धर्मेंद्र जैन जी, ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही है। ओके, अनिकांत सेंट्रल राज्य पंचायत जी, ओके सर, रुपेश, यस सर, ठीक है। देखो भारत में जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ज़्यादातर देशों में, लगभग सभी देशों में द्विस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। द्विस्तरीय यानी कि राज्य और केंद्र, केंद्र और राज्य। एक तो केंद्र पे सरकार बनती है, एक राज्य स्तर पर बनती है, जैसे कि भारत में भी है, ठीक है। केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य स्तर पर राष्ट्रपति, वो सॉरी मुख्यमंत्री होते हैं। ओके, लेकिन एक स्तर और बनाया गया है भारत में, जो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हो गई है। ओके, वो कौन सा है? स्थानीय स्वशासन। नंबर 3 पे आता है, नंबर 1 2 3, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, इसको स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रावधान जो है भारतीय संविधान में पहले नहीं था, लेकिन वर्तमान में है। कब जोड़ा गया? इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो पहले ये मैं बता देता हूँ आपको, इसमें आता है जी आपका, एक तो पंचायत, जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है उनमें जो चुनाव होते हैं, ये पंचायत आती है। दूसरा आता है नगर प्रशासन या नगर पालिका, नगर प्रशासन या नगर पालिका वगैरह आती है, ठीक है। ये दोनों जो है स्थानीय स्वशासन में आते हैं। ओके, मैंने आपको जो है अनुसूचियों में पढ़ा था कि पंचायत को कौन से अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 11 में इसको रखा गया है और अनुसूची 12 में इसको रखा गया है। ये कब जुड़ी गई पंचायत? 73वां संविधान संशोधन, और ये 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992-93 में, ठीक है। 1992-93 में आपका पंचायत और नगर प्रशासन दोनों को जोड़ा गया है। राजीव कुमार 40, जी हाँ, आर्टिकल 40, ठीक है। निशांत शर्मा सेंटर, ओके। 1992-93 धर्मेंद्र जैन, जी हाँ, राइट आंसर है आपका। जो स्थानीय स्वशासन को जो है 1992-93 में जोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद 73-74 के द्वारा। 73 में 74 में नगर प्रशासन है। ओके, तो भारत जो है एकमात्र ऐसा देश है जहां पर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ओके, अनुच्छेद 243, जी हाँ बादल कुमार, अनुच्छेद 243 से लेकर, देखिए जो पंचायतों का जो वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी कि लगभग 16 अनुच्छेद इसके अंतर्गत रखे गए हैं। 16 अनुच्छेद पंचायत से संबंधित हैं। ओके, पंचायत में 29 टॉपिक हैं, नगर प्रशासन में 18 टॉपिक हैं। ठीक है धर्मेंद्र जैन जी, बादल कुमार जी सर, ओके। इसके बाद चलते हैं, तो ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ओके, नंबर 12, नंबर 12 में आपका जो है पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष देश है। ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ये शब्द कब जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान में? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? पीछे बताया था मैंने आपको, राजीव कुमार, ठीक है जी, कैसे आने तक। एक बार आर्टिकल रिपीट कर दीजिए, कौन से वाले का? पंचायत से संबंधित, पंचायत से आपका 243
243 से लेकर 243 ओ तक रखा गया है, यानी कि पंचायतों का ही प्रावधान है इनके अंतर्गत। ओके, हाँ, तो जो है आपका पंथ निरपेक्ष शब्द जो है धर्मेंद्र जैन 76, हाँ 1976 में हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था? राजीव कुमार 42वां संविधान संशोधन। अनुराग 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुराग सिंघल 42वां संविधान संशोधन। शिवम 1976। बादल कुमार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि हमारे देश का कोई संविधान नहीं है, ठीक है, भारत का कोई भी धर्म, गलत बोल गया था पीछे में, भारत का जो है कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है, बल्कि भारत के जो लोग हैं, भारत की जो जनता है, उनका धर्म है, न कि भारत का धर्म। भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ओके, देखो यहां से जो है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, यहां से मैं एक चीज आपको क्लियर करा दूं। यदि एग्जाम में आए कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है या भारत किस प्रकार का देश है, और ऑप्शन में आए आपका नंबर 1 पे पंथ निरपेक्ष, नंबर 2 पे धर्मनिरपेक्ष, नंबर 3 दोनों, और नंबर 4 दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर लगाएंगे आप? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या दोनों हैं, या दोनों में से कोई नहीं है, तो क्या आंसर लगाएंगे आप? पंथ निरपेक्ष क्या होता है अभी बताता हूं। देखो, पंथ का मतलब होता है धर्म से, निरपेक्ष का मतलब है कोई नहीं, यानी कि कोई धर्म नहीं है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष पंथ या धर्म, पंथ को धर्म ही बोलते हैं, ठीक है। लॉग स्टॉक फॉर यू, पंथ को ही धर्म बोलते हैं। हिमांशी मित्तल ए, राजीव कुमार ए, सारिका रानी ए, धर्मेंद्र जैन ए, अनुराग सिंघल दोनों एक ही हैं। शायद से काम नहीं चलता भैया एग्जाम में। अनुराग सिंघल, इनमें से डिफरेंस है कि कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आपको जो है कौन सा आंसर लगाना? ए, श्लोक ठाकुर, हनीरोक ए, पंथ निरपेक्ष। देखो, पंथ निरपेक्ष क्यों लगाएंगे हम? राइट आंसर है इन लोगों का जिसने ए बताया है। देखो, अगर क्वेश्चन आए आपका कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो आपको पंथ निरपेक्ष लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। ये सिर्फ आम बोलचाल में शब्द है धर्मनिरपेक्ष। ओके, इसको जल्दी यानी कि धर्मनिरपेक्ष से हम लोग जल्दी समझ जाते हैं, आसानी से समझ में आ जाता है धर्मनिरपेक्ष। पंथ से जल्दी से जो है आप लोग समझ नहीं पाते कि पंथ है क्या। ओके, तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का वर्णन किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। अगर आपके क्वेश्चन में सबसे पहले पंथ निरपेक्ष है तो आपको पंथ निरपेक्ष लगाना है, न कि दोनों। ओके, लेकिन अगर पंथ निरपेक्ष नहीं है तो उस वक्त हम जो है धर्मनिरपेक्ष लगा सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर में जो है पंथ शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष लगा सकते हैं। उस वक्त हमको जो है धर्मनिरपेक्ष ही लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों हैं, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो सिर्फ हमें पंथ निरपेक्ष ही लगाना है। क्योंकि भारतीय संविधान में देखिए इस टाइप में एक बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत बच्चों ने गलत किया, क्योंकि दोनों ही लगाया है सबने। ओके, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन जो है वो उसका राइट आंसर पंथ निरपेक्ष था, क्योंकि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द ही है, न कि धर्मनिरपेक्ष। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सबका? वैसे दोनों का मतलब एक ही है। राजीव कुमार,
केंद्र से पार्टी सर्किट किया गया। ओके ओके ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल में पंथ निरपेक्ष शब्द का ही वर्णन है। जी हाँ सारी करानी बादल कुमार संविधान में, ठीक है डॉक्टर जी सर। जी सर कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका के बारे में बताऊंगा अनुराग सिंघल, एक चैप्टर अलग से ही बताऊंगा, कार्यपालिका न्यायपालिका, ठीक है उसके बारे में आपको डिटेल में सारा बताऊंगा। धर्मेंद्र जैन, यस सर क्लियर है। देखिए आज टाइम बहुत ही कम है, इसलिए कार्यपालिका के बारे में वरना मैं आपको अभी बता देता। कार्यपालिका के बारे में आपको अलग से चैप्टर कराऊंगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है इन तीनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा और पूरा कंप्लीट क्लियर करके समझाऊंगा आपको। ओके श्लोक ठाकुर जी, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान की जो है विशेषताएं थी, आपकी भारतीय संविधान की ये लगभग प्रमुख विशेषताएं लिखवा दी है मैंने आपको, 12 टाइप काफ़ी हो गए, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं और भी, ठीक है। तो आपकी ये विशेषताएं हो गई है। ज़्यादातर यहाँ से जो ये एग्ज़ाम में आता है, ये आपका जो है पीसीएस वगैरह के मेन में एग्ज़ाम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखी हैं, ठीक है। तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं इस तरह से डिटेल में करके, ओके। वरना ऑप्शन में तो 1-2 क्वेश्चन आता है, उनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, उसके बारे में टिक लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बादल कुमार थैंक्स सर। अनिकांत स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ठीक है भैया, नमस्कार।